नमस्कार। गुड इवनिंग टू ऑल। आपका दोस्त और होस्ट सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता है दोस्तों, महासेवा की तरफ से और एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से मैं आपका स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं इस खूबसूरत लाइन के साथ में। इस खूबसूरत लाइन के साथ में क्या है खूबसूरत लाइन, आपको बता दूं। ना कोई राह आसान चाहिए, ना कोई राह आसान चाहिए, ना ही हमें कोई पहचान चाहिए, ना ही हमें कोई पहचान चाहिए। एक ही चीज मांगते हैं रोज भगवान से, एक ही चीज मांगते हैं रोज भगवान से। आपके चेहरों पर, अपनों के चेहरे पर, आप सभी के चेहरे पर हर पल प्यारी सी मुस्कान चाहिए, हर पल प्यारी सी मुस्कान चाहिए। तो इस मुस्कान भरी वेलकम के साथ में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं दोस्तों। और आपको बता दूं आज का हमारा विषय है, आज के हमारे इस वेबिनार का विषय है अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। इस विषय को आगे लेके जाएंगे हमारे जानकार एक्सपर्ट और आज के कीनोट स्पीकर मिस्टर के उदय शंकर जी हमारे साथ मौजूद। उनका भी स्वागत करता हूं। और सेकंड हमारा सब्जेक्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल्स इन द सोसाइटी। किस तरह से आप अपनी हाउसिंग सोसाइटी में तमाम विषय को चैनल्स कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं नो बोकर हुड के जरिए। तो नो बोकर हुड बताएगा आपको, नो बोकर हुड की तरफ से बताएंगे मिस्टर राजेश गुंडानी, जो सिटी हेड है मुंबई के। वो बताएंगे किस तरह से आप हाउसिंग सोसाइटी में इफेक्टिव करते हो, कम्युनिकेशन किस तरह से इफेक्टिव कर सकते हो नो बोकर हुड के जरिए। तो ये हमारा विषय है दोस्तों, उनका स्वागत करता हूँ दोस्तों। इस लाइन के साथ में करता हूँ उदय शंकर जी का और मिस्टर राजेश गुरनानी का, कि पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते। पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते। और जो करते हैं मेहनत, और जो करते हैं मेहनत उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते। और जो करते हैं मेहनत उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते। और हमारे उदय शंकर जी और नो बोकर के मिस्टर राजेश गुरनानी जो मेहनत कर रहे हैं, तमाम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के लोगों के जो सपने हैं, जो सोच है, वो पूरे होंगे, सपने पूरे होंगे। इस लाइन के साथ में मैं स्वागत करता हूँ तमाम पार्टिसिपेट का, जो लाइव देख रहे हैं उन लोगों का दोस्तों, और हमारे दोनों कीनोट स्पीकर का। और हमारे जो मॉडरेटर हैं आज के मिस्टर करण नाइक, इज द वाइस प्रेसिडेंट महासेवा और हमारे टेक्नोलॉजी पार्टनर है। तो करण जी का तो मैं स्वागत करता हूं। करण जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं एक बड़ी खूबसूरत लाइन के साथ में। और आगे की बागडोर आपको सुपुर्द करूंगा। और प्रसिद्ध शायर शकील आजमी की बड़ी खूबसूरत लाइन है, और आज जैसे कोरोना अपना पैर पसार रहा हिंदुस्तान में, भारत में, तो उसको मात देने के लिए हमारे पास मोटिवेट शब्द ही होने चाहिए, हमारे पास जोश होने चाहिए। साथ ही हम मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें। लोग जो लापरवाह होते हैं, नरेंद्र मोदी भी यही कह रहे हैं, हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी यही कह रहे हैं। तो मैं करण जी आपका स्वागत करता हूं इस लाइन के साथ में, कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, और जीत तब होती है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। और महासेवा ने और हम लोगों ने ठाना है कि इसको मात देना, कोरोना को एक पॉजिटिव माहौल बनाना अर्थव्यवस्था में। तो इस लाइन के साथ में मैं आपको सुपुर्द करता हूं आज की बागडोर संभालने के लिए आज के हमारे मॉडरेटर मिस्टर करण नाइक जी को। प्लीज वेलकम करण जी। स्माइल इवनिंग सुनील शर्मा, स्माइल इवनिंग टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। आज जो टॉपिक हमारा है विच इज़ अ वेरी कहते हैं वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप, तो तारेवरची कसरत ज्याला आपण म्हणतो अशा प्रकारचा टॉपिक आहे, विच इज अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर ॲडमिनिस्ट्रेटर इन अ सोसायटी अँड द फर्दर program in that. So all of us who are associated with housing societies and who are members of the managing committee are aware of how difficult the position happens when there is an appointment of auditor administrator that happens, and उसके बाद की जो प्रक्रिया है और उसमें से कैसे छुटकारा वगैरह, इसके ऊपर provisions of the act and the MCS act, what does MCS act say about it, we're going to be discussing all on that. And that too, the person who's going to talk about it is a person who's having over 2 decades of experience in this particular field. He has started his career in this particular field time, and from there on he has been continuously upgrading himself to update the knowledge, and he has been training a lot of other society managers. He has been associated with federations, he has been associated with the unions, the different types of housing societies, and with vast experience that he has right now, and he has been keeping on updating himself. Today he has been one of the strongest speakers with महासेवा, जो हमने ये अविरत सेवा, हमारे सेवक है श्री रमेश प्रभु जी,
उनके तहत जो ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, अविरत सेवा, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि चल रहा है, एंड उस अविरत सेवा का एक भाग बन चुके हैं उदय शंकर जी, आज के हमारे स्पीकर, who is going to be discussing upon on appointment of administrator in society. So I would hand over the mic to Uday Shankar ji to start his presentation, and he can start enlightening us. हमें अवगत करना रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें अवगत कराइए कि what is this appointment of administrator, how does that happen, and how do we take that forward, and how do we exit from this particular administrator. So over to you, Uday Shankar. थैंक यू करण नायक जी। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। शर्मा जी ने कुछ लाइनें इसके पहले कुछ कहा था, तो उसे जुड़े हुए मैं कुछ लाइनें कहना चाहता हूँ। वेबिनार का पल है, वेबिनार का पल उजाला है, बाकी अंधेरा है। वेबिनार का पल उजाला है, बाकी पल अंधेरा है। यह पल तुम गंवाना ना, यह पल तुम्हारा है। हाउसिंग सोसाइटी के साथियों, पूछ लो, वेबिनार का वक्त है, कर लो पूरी अपनी आरजू। अपनी जो आरजू है, यहाँ पे जो है हाउसिंग सोसाइटी के जो समस्या है, समाधान है, यहीं पे आपको मिलता है, वेबिनार के जरिए मिलता है। थैंक यू रमेश प्रभु जी for giving me this opportunity, for being a lecturer on this platform, and as well as being a student for hearing the other keynote speakers also. This is a wonderful platform. Thank you very much. Also, thank you to my friend and host, Mr. Sunil Sharma ji, and to the moderator, Mr. Karan Naik ji. Thank you very much for giving me this opportunity. Today's topic is appointment of an administrator. Now, friends, let us understand who has got the final authority in a cooperative housing society or in a cooperative society other than housing society. The general body is the final authority in every cooperative housing society. There is a management committee, but still the general body is the ultimate supremo in a cooperative society. That too, if it is working within the ambit of the law, as per the provisions of the Act, rules and registered bylaws of the respective societies. The managing committee is entrusted with the management and maintenance of not only the building, but also the common amenities and facilities for the benefit of the members. जो देख रेख है हाउसिंग सोसाइटी का, वहाँ पे संचालक मंडल होता है. I mean, maybe a body of 11 members for a society consisting of 100 members, or maybe for greater number of members in a managing committee, depending upon the size of the society, the strength of the society. The managing committee is entrusted and delegated with administrative powers for the smooth and effective functioning of the society. जो कुछ भी कारोबार है सोसाइटी का, हाउसिंग सोसाइटी का, मैनेजिंग कमेटी के द्वारा ही किया जाता है. तो इसीलिए दे हैव बीन entrusted and delegated with administrative powers for the effective functioning of the society. Elected managing committee is mandated by the bylaws to keep the amenities and service in proper order, keep the building and premises in good condition by prompt and regular repairs, arrange for the services of technical and non-technical persons like watchman, electrician, plumber, etc., to keep the amenities and services in proper order, and also to have a healthy atmosphere, sanitation and security. These are all actually the work of the managing committee. Collecting the contributions from the members towards the outgoing expenses, जो भी खर्चा हो रहा है, whatever expenses, outgoing expenses के लिए contribution collect करना, and for the establishment expenses. Then assessing and recovering cost of any undertaking or periodical maintenance of the building and its amenities. इसमें आपका रिकवरी प्रोसेस भी आ जाता है. Now under section 3 of the MCS Act 1960, the registrar of cooperative society is empowered to exercise the right of overall superintendence, guidance and control of cooperative societies within the state of Maharashtra. यहाँ पे जब मैं रजिस्ट्रार कहता हूँ, he is actually the commissioner of cooperatives जो पुणे में बैठते हैं. But then he has got his subordinates, और subordinates को भी हम रजिस्ट्रार ही कहते हैं. And all those people have been actually designated the powers wide section 3 of MCS Act. Hence, the registrar and the subordinates are empowered to initiate appropriate action to set right any omission or default on the part of managing committee or its members towards discharging their responsibilities and duties as mandated. We need to understand कि administrator कब आता है. In case if there are certain omissions or default, or if there is negligence in performance of duties, या काम का सही ढंग से नहीं होता है, तो उनके जगह पर एक डी फैक्टो कमिटी बोल के इन द फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर वो आता है. तो इसीलिए यहाँ पे रजिस्टर एंड सबऑर्डिनेट्स आर एम्पावर्ड टू इनिशिएट appropriate action to set right any omission or default on the part of managing committee or its members toward discharging their responsibilities
and duties as mandated, failing which there are enabling power provisions for the registrar to initiate suitable action after following the due process for the removal or suspension of the managing committee and appoint one or more administrators in the interest of the society and its members. इनके काम का सही ढंग नहीं होता है, यानी बाहर का व्यक्ति आ सकता है और मे भी सोसाइटी का व्यक्ति हो सकता है जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटर या बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर में कहा जा सकता है. नेक्स्ट लाइन लीजिए सर. नेक्स्ट लाइन. Now, section 78. Now, let us understand there are three sections wherein an administrator can be appointed, or rather four sections. One is 78 section, then there is 79 section and 77 section. ये three sections है. 78 में भी अगर दो sections है. So there are four sections under which an administrator can be appointed or a board of administrators can be appointed in a society. The managing committee, now under the section 78 of subsection 1, the managing committee can be kept under suspension for a temporary period not exceeding 6 months. Now यहाँ पे word दिया हुआ है suspension. It is not actually removal. It is suspension. Suspension for a temporary period not exceeding 6 months and appoint an administrator or committee of administrator of 3 or more members who are not part of the committee being suspended. Or he has another alternative, appoint an administrator who need not be members of the society to manage the affairs of the society temporarily on the following grounds. Now, what are the grounds on which an outsider in the form of an administrator or a board of administrators can come and act in the society? In the opinion of the registrar, the managing committee makes persistent default in performance of duties. It can be any duty. Maybe time पे AGM नहीं हो रहा है, audit नहीं हो रहा है, और whatever it is, या नहीं तो किसी का कुछ requirement है, नहीं पूछ रहा है, तो अब नहीं दे रहा है, तो all those things can be covered in this. Is negligent in the performance of the duties. Same thing it is there. Is otherwise not discharging its functions properly or diligently. काम कर रहा है, लेकिन सही ढंग से काम नहीं कर रहा है. See, there is actually we can say diversity exists in nature. काम करना भी है और सही काम से करना भी है, ये दो अलग चीज है. तो काम तो करते हैं बट सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं और डिलीजेंटली काम नहीं कर रहा है, उस समय भी एडमिनिस्ट्रेटर कैन बी अपॉइंटेड. If there is a stalemate in the constitution or functioning of the committee caused by resignation or by disqualification of the members or otherwise, if there is a stalemate, काम का जो है आगे बढ़ता नहीं है, वहीं पे रुका स्थगित हो गया है, और ऐसे समय पे भी administrator can come in and he can rectify or remedy those mistakes and then once again hand over the administration to the managing committee. Next, sir. Next slide लीजिए. However, provided nothing in the subsection shall be applied where there is no government shareholding or loan or financial assistance in terms of any cash or kind or any guarantee by the government. कहीं कहीं क्या होता है, गवर्नमेंट एक्चुअली गिव सर्टन ग्रांट्स और सर्टन फाइनेंशियल असिस्टेंस आइदर इन टर्म्स ऑफ कैश और काइंड. आप अगर किसी ने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन किया होगा तो फॉर्म ए बी के पीछे लिखा हुआ है. फॉर्म ए बी जो है एप्लीकेशन विच कंटेन द नेम ऑफ द मेंबर्स, वहां पे लिया है सोसाइटी इज रजिस्टर्ड विद हिज ओन फंड्स और थ्रू आउटसाइड एजेंसी, वो क्या है करके लिखा हुआ रहता है लास्ट 3 लाइन्स में. तो इनकेस इफ नो सोसाइटी इज रजिस्टर्ड विथ एनी गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग और लोन और बाय वे ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस, वहां पे भी ये एप्लीकेबल नहीं होता है. फर्दर द रजिस्ट्रार शैल गिव एन अपॉर्चुनिटी टू सच कमिटी ऑफ शोइंग them show cause, this is a show cause notice in writing and being heard after giving them opportunity under system of natural justice and after considering the federal society to which the society is affiliated and coming to the conclusion that the charges mentioned in the notice prima facie existed and capable of being remedied with. यहाँ पे जब रजिस्टर फेडरेशन को लिखता है, it is the duty of the federation to respond back to the letter or within 45 days, failing which the registrar will presume and construe that the federal society has nothing to say, and then based on the merits of the case he can actually appoint an administrator. The administrator or committee of administrator shall report to the registrar within such period as may be specified in the order. Now, technically, the administrator on himself does not have the authority. He is liable and answerable to the registrar for any of his actions. उसका समय का जो audit भी है, he has to do it on. He is responsible for the audit.
whatever expenses, whatever funds he has received, because there is no managing committee in his place. He's a de facto managing committee. So इसीलिए उनके समय पे जैसा नॉर्मल कमिटी ऑडिट करती है, एजीएम लेती है, the administrator also can do not only that, he can also actually set up the process for election. He may not conduct election on his own, but through an agency, outside agency he can connect, but जो भी preparation उनको ही करना है. And whatever is specified in the order has to पीछे and he has to remedy the mistakes whatever has been there, and after going to the report or other material placed on record, and if the registrar is satisfied that the charges are made good and remedied, then he shall apply by order, revoke the order of suspension. ये कॉमा डाला हुआ गलती से डाला हुआ है. Revoke the order of suspension and direct the administrator or the committee of administration to hand over the management to the suspended committee with immediate effect. यहाँ पे कमिटी पूरा डिसॉल्व नहीं हुआ है. Committee is only kept under suspension for a period of 6 months. 6 months के बाद में once again it can be जो mistakes था, errors था, उसको rectify किया, उसको remedy किया, and once again it can be handed over to the committee. Now section 78A, पहला वाला जो था 78 था, subsection 1 था. Now this is section 78A. यहाँ पे the grounds for appointment of authorized officer, if in the opinion of the registrar, the managing committee or any member of the committee has committed any act which is prejudicial or detrimental to the interest of the society. किसी कामकाज के वजह से सोसाइटी को धोखा है. नॉर्मली क्या होता है, धोखा जो होता है इमीडिएट मालूम नहीं पड़ता है, 5 सालों के बाद 10 सालों के बाद मालूम पड़ता है, बट किसी के नजर में आ गया भाई दिस इज डिट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, वहीं पे भी कमेटी को बर्खास्त करके यहाँ पे बर्खास्त होता है, यहाँ पे सस्पेंशन नहीं होता है, यहाँ पे अंडर सेक्शन 78 बर्खास्त हो जाता है. Now, if the State Cooperative Election Authority has failed to conduct election under the provision of the Act, why the actually blame is being put on the State Cooperative Election Authority? Because managing committee का duty है 6 months before the end of the expiry of the tenure, they are supposed to intimate to the State Cooperative Election Authority for C-class societies. अभी तो D-class societies का जो 250 के नीचे है उनका तो बारे में अपने को पता नहीं है, लेकिन जो 250 के ऊपर जो है they are supposed to inform the State Cooperative Election Authority that by election has to be conducted for the society, the election is due, and 6 months in advance they have to inform, or in case if the managing committee has failed, तो वहाँ पे भी आ जाता है. A situation has come in which the managing committee or member of the committee refuses or ceases to discharge his functions, and the business of the society has come or likely to come to a standstill. Sometimes it so happens in a society they have got affiliations and loyalties to certain members. मेरा कोई दोस्त है, उसका कोई सगे वाला है या दोस्त है और उसका ड्यू सोसाइटी में बाकी है और उसके ऊपर रिकवरी प्रोसीजर करना है. मैं चेयरमैन हूँ, मैं कमेटी को बोल रहा हूँ भाई नहीं करना है, तो ऐसे सिचुएशन में भी क्या होता है, आई एम एक्चुअली रिफ्यूजिंग और आई एम नॉट डिस्चार्जिंग माई ड्यूटी प्रॉपरली. तो ऐसा टाइम पे भी अगर वो मेरा रिलेटिव हो या कोई भी हो तो यहाँ पे वो एक्शन हो सकता है. इफ सम अदर मेंबर कंप्लेन तो एडमिनिस्ट्रेटर लग सकता है. If serious financial irregularities of funds have been identified, ये बहुत सारे सोसाइटी में ऑडिट रिपोर्ट में आ जाता है. So this is one of the factors, financial irregularities. If there are any judicial directives to that effect, किसी कोर्ट का आदेश होगा तो उस टाइम पे भी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर लग सकता है. If there is sustained lack of quorum in the managing committee, 6 मेंबर तो होना ही होना है. For a society consisting managing committee of 11 members, वहाँ पे 6 तो होना ही होना है. 6 के नीचे होगा, मैनेजिंग कमिटी मीटिंग कैन नॉट बी कंडक्टेड. जनरल बॉडी मीटिंग में अगर कोरम नहीं है तो वी राइट दैट फुटनोट, in case if there is no quorum, the meeting shall be adjourned for half an hour and it shall be conducted after half an hour, irrespective whether there is quorum or no. मैनेजिंग कमिटी में ये quorum का सवाल आता ही नहीं. There has to be compulsorily quorum. 6 मेंबर मीन्स 6 मेंबर होना ही होना है, whether he is from the general category or whether he is from the reserved category or whether they are from the ladies category. 6 मेंबर होना तो होना ही है. 5 मेंबर होगा, that resolutions are not valid. टेक्निकली मीटिंग नहीं है, बिकॉज कोरम होना जरूरी है. एंड दिस इज परपेचुअली सस्टेन्ड होता है. क्या होता है, 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स अगर कमिटी मेंबर एब्सेंट है, ही कैन बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द कमिटी, निकाला जा सकता है. बट लेकिन अगर कोरम ही नहीं है आपका तो मीटिंग को उसका मान्यता नहीं होता है. So, and in the opinion of the registrar, the grounds mentioned are not remedied or not complied with, or where any member of such committee stand disqualified for being a member of the committee. 3 consecutive meetings attend नहीं कर रहा है, he can be disqualified.
Then if after giving necessary opportunities of being heard and after consulting the federal society under system of natural justice, if charges leveled are proved and the administration of the society cannot be carried out as per the act or rules and bylaws, then the registrar passes an order. और क्या है ऑर्डर देख लीजिए जरा, पहला वाला जो 78 सेक्शन में था वहां पे सस्पेंशन था, यहाँ पे सुपरसीड है, टू सुपरसीड द कमिटी and to appoint a committee consisting of 3 or more members of the society who are not part of the superseded committee, or appoint an why not part of superseded committee, नहीं तो मिस्टेक्स वापस कंटिन्यू करेगा, दे वांट टू हाइड समथिंग वो कंटिन्यू करते रहेंगे, दैट इज व्हाई दे शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द सुपरसीडेड कमिटी, और अपॉइंट एन एडमिनिस्ट्रेटर और कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स who are not members of the society, they can also be an outsider, to manage the affairs of this society for a period not exceeding 6 months. Then remove the member who shall not be eligible to be in the committee at least for a period of next one term of the committee. Maybe किसी को भाई 2001 के बाद 3 बच्चे हैं and they have been elected, कहा गया है, and some member actually complains, so technically they are not supposed to उनको डिस्क्वालीफाई कर लेते हैं and they cannot contest election for at least next one term, तो उनको भी निकाला जा सकता है. Now यहाँ पे स्पेशल प्रोविजन दिया हुआ है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू ए सोसाइटी where there is no government shareholding or loan or financial assistance in cash or kind or any sort of guarantee by the government. 77A ये बहुत सारे हाउसिंग सोसाइटियों में लागू होता है, and I am also representing one of the cases. I am trying to defend a member of the society who has actually RTA के अंतर्गत मांगा और सोसाइटी को में एडमिनिस्ट्रेटर बिठाया था, तो अपील में गया हुआ सोसाइटी, मल्होत्रा हाउस में मैटर है, it is scheduled for hearing on 28th of September, so I am representing one of the cases. ये कभी होता है whenever a provisional committee fails to conduct election to the regular committee before expiry of its term. We all know that after the registration of the society, within 3 months the constitution of the committee has to be done, और वहां पे that committee is called as a provisional committee. Now when the provisional committee fails to conduct election to the regular committee before the expiry of its term, इनका जो टर्म है वो 1 साल का होता है, और 1 साल के पहला तो 6 months before in advance they have to actually intimate the registrar or the state cooperative election authority कि भाई election is due, और इनके वहां पे वो नहीं करता है तो वहीं पे भी एडमिनिस्ट्रेटर लगता है. At the first constitution of the committee, what happened first constitution of committee, जहाँ पे तुम्हारा चीफ प्रोमोटर जो मीटिंग बुलाता है आफ्टर 3 months, within 3 months after the registration of society, वहां पे समझो कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, if there is a failure to elect all or any of the members of the committee, तो वहां पे भी एडमिनिस्ट्रेटर लागू हो जाता है. Now failure to elect a committee before the expiry of the term, now this is for a regular committee, I'm not talking about the provisional committee. फेलियर टू इलेक्ट, जो प्रोविजनल कमेटी हो गया, प्रोविजनल कमेटी के बाद में नो रेगुलर कमेटी आना है, तो रेगुलर कमेटी का भी अगर इलेक्शन टाइम पे नहीं हो रहा है, फेलियर टू इलेक्ट ए कमेटी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म ऑफ द एग्जिस्टिंग कमेटी और फॉर एनी रीजंस इलेक्शन इज हेल्ड एंड देयर इज फेलियर टू इलेक्ट ऑल और एनी ऑफ द मेंबर्स रिक्वायर्ड टू फिल इन द वैकेंसीज, जो बेसिकली जो कोरम होना है, और कोरम अगर नहीं है तो जो वैकेंसी अगर फिलअप नहीं कर सकता है तो वहीं पे भी लग सकता है, और नहीं तो अगर कोई किसी को इंटरेस्ट नहीं है, भाई हमारे को इंटरेस्ट नहीं है तो क्या होता है एडमिनिस्ट्रेटर लगेगा, बट इलेक्शन प्रोसेस तो कंडक्ट करना ही पड़ेगा. ओनली व्हेन द इलेक्शन प्रोसेस इज कंडक्टेड, वहां पे मालूम पड़ेगा मेंबर लोग को इंटरेस्ट नहीं है तो तभी एडमिनिस्ट्रेटर आएगा. एंड फिर भी अगर once again election will be conducted, once again अगर कोई किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, then society can also be deregistered and the registration certificate can be cancelled if the members are not showing any interest. Then if there is a stalemate in the constitution of the committee or committee has ceased to function and a vacuum is created in the management of any committee or the committee is prevented from entering upon the office. क्या होता है, 2 गुट होते हैं, 2 गुट में भाई हमारे गुट अभी आजकल क्या बोलते हैं 250 के नीचे जो इलेक्शन ऑफिसर इज रिक्वायर्ड, रिटर्निंग ऑफिसर इज रिक्वायर्ड, क्योंकि 9 मार्च 2019 का जो ऑर्डिनेंस आया हुआ है वहां पे लिखा हुआ है इलेक्शन टू ए कोऑपरेटिव having members up to or less than 250 shall be conducted at their own level in a manner prescribed. But what is the manner prescribed? Nobody knows. वहां पे क्या होता है जब 2 गुट हो जाते हैं एंड बोथ द गुट्स, दोनों ग्रुप अगर क्लेम करते हैं भाई वी आर द मेजोरिटी एंड वी कैन फॉर्म द कमिटी, तो ऐसा टाइम पे क्या होता है वो प्रॉब्लम हो जाता है. तो इसीलिए एक इलेक्शन ऑफिसर होना बहुत ही जरूरी है, रिटर्निंग ऑफिसर होना बहुत ही जरूरी है. दैट इज द रीजन व्हाई गवर्नमेंट हैज नॉट बीन एबल टू एक्चुअली थिंक ओवर दिस, अभी तक प्लान नहीं कर पाया, मे बी दे हैव गॉट नो प्रॉब्लम,
मे बी 31 मार्च के बाद इसके ऊपर प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, बिकॉज हाउसिंग सोसाइटी में नॉर्मली पीपल डू नॉट नो हाउ टू एक्ट, हाउ टू रिकवर मनी। इलेक्शन का तो बात ही बहुत ही बड़ा है और यहाँ पे मैटर कोर्ट में भी जा सकता है। A new committee failed to enter into the office on the date of expiry of the outgoing committee. क्यों क्यों बोल रहे हैं, क्यों क्यों दे डोंट एंटर इनटू ऑफिस? रिकॉर्ड्स नहीं दिया गया है, एग्जिस्टिंग कमिटी ने रिकॉर्ड्स नहीं दिया, हमारे को पता नहीं। व्हाई शुड वी टेक ओवर द चार्ज? हैंडिंग ओवर करने को तैयार है, बट इन लोग आता नहीं, या तो कुछ बहाना है, कुछ तो कुछ बहाना है। तो ऐसे टाइम पे भी व्हेन द न्यू कमिटी फेल्स टू एंटर इनटू ऑफिस ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी, तो ऐसे टाइम पे क्या होगा? सोसाइटी कैन नॉट रन इन वैक्यूम, एडमिनिस्ट्रेटर आ जाएगा बीच में। Where more than one group is claiming to be elected, जैसा मैंने अभी कहा था, and claiming right to enter into office, then in such a scenario the registrar may appoint, because there is no eyewitness. Everybody जो भी कह रहा है तो रजिस्ट्रार उनका फेस वैल्यू पे लेना पड़ता है, कौन सही है कौन गलत है पता नहीं है। तो ऐसा टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटर ना तुम्हारा सुनने वाला ना उसका सुनने वाला है, एडमिनिस्ट्रेटर आ जाएगा बीच में। Then he can appoint any member or members of the society to be the member or member of the committee to fill the vacancies. A committee consisting of not more than 3 members of the society or one or more administrative officer who need not be members of the society to manage the affairs of the society till a new committee enters upon the office. Now यहाँ पे नोट क्या दिया है? If no member or members of society are willing to work on such committee, it shall be lawful for the registrar to appoint one or more administrative officer not being member of the society. The term of the committee or administrative officer shall not exceed 6 months from the date of holding office. क्या होता है यहाँ पे गैर समझ बहुत सारे लोगों को होता है, सामने वाले ने ऑडिट नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल अभी सितंबर महीने में इलेक्शन होना है और रादर अक्टूबर में इलेक्शन होना है, सितंबर 30 तारीख तक ऑडिट एजीएम हो जाना चाहिए, एजीएम नहीं हुआ है फॉर वॉट एवर रीजंस, नहीं हुआ है तो इलेक्शन होता है, नई कमेटी आती है, नई कमेटी को चार्ज लेना है, नई कमेटी कहती है भाई ऑडिट नहीं हुआ, मैं क्यों चार्ज लूं? विच इज टेक्निकली रॉन्ग। ऑडिट हो या ना हो, न्यू कमिटी हैज टू टेक ओवर। सिंपल रीजन, क्योंकि इलेक्शंस कैन बी हेल्ड बेस्ड ऑन दी, कभी आपका सोसाइटी रजिस्टर हो गया उसके आधार पर और कभी आपका ड्यू है उसके आधार पर होता है। सो ऑडिट होता है इंस्टीट्यूशन का होता है, वो सोसाइटी का होता है, ना कि मैनेजिंग कमेटी का। तो हम भी सोसाइटी का मेंबर है, मैनेजिंग कमेटी इज आल्सो मेंबर ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी का अकाउंट्स का ऑडिट होता है, मैनेजिंग कमेटी का अकाउंट्स का ऑडिट नहीं हो रहा है। बट दो द मैनेजिंग कमेटी इज लायबल फॉर द एक्सपेंसेस फॉर द क्या बोलते हैं फंड्स स्पेंड ड्यूरिंग देयर टेन्योर, दे आर रिस्पॉन्सिबल। बट लेकिन अगर कहेंगे बाबा उनका ऑडिट नहीं हुआ तो वी आर नॉट गोइंग टू टेक आउट द चार्ज, ये गलत चीज है, प्रीमाइस ये बैठता नहीं है, ये आर्गुमेंट बैठता नहीं है। तो वेदर सोसाइटी का ऑडिट हो या ना हो, इलेक्शन आर ड्यू, इलेक्शन हो गया, न्यू कमिटी विल हैव टू टेक ओवर द चार्ज। आई हैव कम अक्रॉस इंस्टेंसेस वेयर सोसाइटी का ऑडिट 12-12 सालों तक हुआ नहीं, हाउसिंग सोसाइटी का 12-12 सालों तक हुआ नहीं है और इलेक्शन हो गया। बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई 12 साल का ऑडिट हुआ नहीं, हम चार्ज कैसे लेंगे? भाई चार्ज ले सकते, क्यों नहीं ले सकते? चार्ज उनको मैं दिलाया, उनको मैंने, आई हैव बीन असिस्टिंग रिटर्निंग ऑफिसर, इलेक्शन लिया मैंने उस सोसाइटी में और चार्ज हैंड ओवर किया। बाद में गफला मिला उसमें बात अलग है, बट देन दी कमिटी एज पर बायलॉ नंबर 137 and MCS Act 73(1)(ab), the managing committee members are jointly and severally responsible for all the actions and omissions or during their tenure. तो उसके अंतर्गत तो मालूम पड़ जाता है, the blame or the accusation or charges can be leveled on them. Now remuneration payable to an administrator is to be fixed by the registrar. MCS एक्ट में, ये MCS रूल्स में वहीं कहीं पे भी उल्लेख नहीं किया हुआ है भाई क्या कितना पैसा देना है, पर सिंपल रीजन अलग अलग सोसाइटी का मेंबरशिप अलग अलग है। कोई 5 लोगों का सोसाइटी है, कोई 50 लोगों का सोसाइटी है, कहीं पे भी 200 लोगों का सोसाइटी है, 250 लोगों का सोसाइटी है। तो दी चार्जेस आर नॉट यूनिफॉर्म, इट कैन वेरी डिपेंडिंग अपॉन दी प्रूडेंस ऑफ द रजिस्टर, उसका इंटेलेक्चुअल के ऊपर डिपेंड होता है वो क्या देगा। नॉट ओनली दिस थिंग, even the conveyance traveling allowances also can be paid. There is no fixed methodology for fixing such remuneration. The bank account is also to be operated by the administrator. कमेटी के पास बैंक चार्जेस रहेगा नहीं है, ऑपरेशन ऑफ अकाउंट्स रहेगा नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर के पास ही रहेगा। The administrator so appointed shall be subject to the control of the registrar and shall have to carry out the instructions given by the registrar from time to time. He shall be responsible for all the activities carried out during the period of his tenure. Now membership issues जब आता है, can an administrator give membership or sort out the membership issues?
On his own, he cannot. On his own, he does not have the powers. But then if the registrar is telling him, because he is also committee has got the power to give membership. Now registrar, the administrator is also a de facto committee member appointed by the registrar. Now on his own he does not have the power, but after discussing with the registrar, वहाँ पे मेंबरशिप इश्यूज होगा तो कर सकते हैं. मेरा पास एक केस आया हुआ है कलीना का, और 21 सितंबर को है कि भाई वहाँ पे विल के ऊपर आधार पर मेंबरशिप इशू दिया हुआ है. तो वहाँ पे उनके जो भाई बहने हैं, दे आर फाइटिंग अगेंस्ट, दे आर गॉन अगेंस्ट द ब्रदर, और वहाँ पे रजिस्ट्रार ने दिया हुआ था. और 2012 की केस है, 2019 में अभी लड़ रहे हैं लोग, 8 साल बीच में निकल गए हैं. So the administrator by himself, he does not have the power, but the administrator can give him the power by membership का issue के बारे में. He shall be responsible for all the activities carried out during the period of his tenure. He enjoys all the power of the managing committee because he is a de facto managing committee, and has to face consequences of his defaults just like the managing committee. He is answerable to the registrar for all his work as an administrator. Section 79 subsection 1. Obligation of the society. यहाँ पे कब होता है? When is an administrator appointed? There are certain obligations of the society to file returns and statements, and registrar's power to enforce performance of such obligation. Every society has to file returns within 6 months of the close of every financial year. 31st March से लेके financial year is 31st March. 6 months बोले तो 30th September. तो 30th September के अंदर every society उनके accounts के बारे में सबको डिटेल रजिस्ट्रार को देना है. और उसमें एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ इट्स एक्टिविटीज आएगा, ऑडिटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, बिकॉज एजीएम कैन बी कंडक्टेड लेटेस्ट बाय 30th September. प्लान फॉर डिस्पोजल ऑफ सरप्लस फंड्स, लिस्ट ऑफ अमेंडमेंट्स टू दी बायलॉज, जो बायलॉ का रिगार्डिंग इलेक्शंस एंड होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस, वहां पे भी आएगा. उसके अलावा एवरी सोसाइटी हैज आल्सो फाइल ए रिटर्न रिगार्डिंग द नेम ऑफ द ऑडिटर और ऑडिटिंग फर्म फ्रॉम ए पैनल अप्रूव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. ये 2014 के बाद में एक्चुअली अमेंडमेंट आया हुआ है. तो सोसाइटी हैज टू अपॉइंट एन ऑडिटर इन द एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग. नॉट ओनली दैट, they have to take a consent of the auditor within 30 days, and then they have to submit it to the registrar वहाँ पे. और अगर नहीं करोगे, then the DDR can appoint an auditor from his panel, और वहाँ पे accounts audit करने के लिए भेज सकता है. Every society has to file return regarding the name of the auditor or auditing firm from a panel approved by the state government appointed in the general body together with his written consent. ये compulsory है within a period of 1 month from the date of AGM. So last date जो भी है AGM का 30th September. 30th September अगर किसी का होता है AGM तो 30th October के पहला और 29th October के पहला you need to submit it वहाँ पे. और ये भी ऑनलाइन है. दिस इज ऑल्सो ऑनलाइन रिकॉर्ड से सब सबमिट करना जरूरी है आजकल. और अगर किसी का एजीएम पहला हो गया होगा तो वहां से 30 डेज दिया जाता है. नाउ एज पर द गवर्नमेंट रेजुलेशन डेटेड 3rd July 2019 issued by the state government, the duties and responsibilities of the administrator appointed under section 77A and 78 are as under. ये जो डायरेक्टिव आया हुआ है because the government actually has found that there were many lacunas also in the working of the administrator. भाई एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहा है, इलेक्शन का प्रोसेस बराबर नहीं कर रहा है, मेंबरशिप इशू सॉल्व नहीं कर रहा है, तो इसीलिए ये एक्स्ट्रा उनके ऊपर दायरा दिया गया है. आफ्टर अपॉइंटमेंट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, ही हैज टू एंश्योर द बायलॉज आर अडॉप्टेड बाय द सोसाइटी टू व्हिच ही हैज बीन असाइन्ड द ड्यूटी टू मैनेज एंड एडमिनिस्टर. दिस इज अपार्ट फ्रॉम द मैनेजिंग द अफेयर्स ऑन द डे टू डे बेसिस. ये एक्स्ट्रा इनको काम दिया गया है. देन टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ एलिजिबल वोटर्स from the members of the society and to furnish the list and submit the same without any delay to the district, taluka, ward or election officer. Now यहाँ पे bylaws के बारे में क्यों दिया गया है? Because even if a society is not amending the bylaws, the state government is following the bylaws. For example, किसी सोसाइटी का समझो जूना बायलॉ है और जूना बायलॉ में दिया है कि 14 अगस्त तक एजीएम होना है, पर स्टेट गवर्नमेंट कह रहा है कि 30 सितंबर तक हो सकता है. वहां पे कह रहे हैं कि भाई फॉर अ सोसाइटी हैविंग मोर देन 250 मेंबर्स इलेक्शन हैज टू बी कंडक्टेड टू द स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी. लेकिन यहाँ पे सोसाइटी ने बायलॉ अमेंड नहीं किया, जूना ही बायलॉ है, और जूना बायलॉ होने की वजह से क्या हो रहा है, दे आर नॉट एक्चुअली राइटिंग टू द स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी, इलेक्शन नहीं हो रहा है. तो इसीलिए उनको देयर इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिस्पैरिटी इन द लॉस by of the government as well as the followed by the society. इसीलिए bylaws amend करना भी बहुत ही जरूरी है. And these are the omissions which the managing committee has done
and the administrator is supposed to remedy this mistake, this omission. This is what actually I have to say. Thank you very much for hearing me.